के पत्ते बाब नंबर 13। जब वो उठी तो ईशा की अजान हो रही थी। कमरे में तारीकी फैली थी। लिबास और बाल अभी तक नम थे। जरा अहवाल बहाल हुए तो रोहेल और उसकी बीवी का ख्याल आया। उसने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं था। पता नहीं अम्मा ने क्या नाम लिया था। फ्रेश होकर अंगूरी लंबे कमीज के साथ मैरून चूड़ीदार पजामा और मैरून दुपट्टा लेकर वो गीले बालों को ड्रायर से सुखाकर बाहर आई तो घर में चहल पहल सी थी। सहरिश और सना आपदा चची के साथ आई हुई थी। इराम, सोनिया और साइमा ताई भी लाउंज में थी। रोहेल की बीवी फातिमा के साथ वाले सोफे पे दोपहर के अंदाज में बैठी थी, टेक लगाकर टांग पे टांग रखे, गुलाबी कमीज के साथ कैप्री, सियाह बाल गुंगुरियाले मगर भूरी सुनहरी स्टीयरिंग में ड्राई करवा रखे थे। नकूश से वो नेपाली कम और ज़रा साफ रंगत की एफ्रो अमेरिकन ज़्यादा लगती थी। रंगत गंदमी, रुखसारों की हड्डियाँ ऊंची, भुएं बेहद बारीक और चेहरे की जिल्द आम अमेरिकी लड़कियों की तरह फेस वैक्सिंग करवाने के बाद जैसे छिली हुई सी लगती थी। लबों पे एक हल्के से मुस्कुराहट है कि समझ में नहीं आया कि वो उससे अच्छी लगी थी या बुरी। सॉरी, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह ठीक से नहीं मिल सकी। अंग्रेजी में उससे माजरत करते हुए उसने एक नज़र अम्मा पे डाली। अम्मा इतनी नॉर्मल क्यों थी कि अब्बा और अम्मा ने उस लड़की को कबूल कर लिया था इतनी आसानी से? इट्स ओके। ना तो अंदाज में रुखाई थी, ना ही वालहाना गर्मजोशी, बस नॉर्मल सोबर सा अंदाज है। अभी तक खड़ी थी, उससे बैठा ही नहीं गया। अजीब बेचैनी थी। सो माजरत करके किचन की तरफ चली आई। किचन और लाउंज के बीच की आधी दीवार खुली थी। सो उसे दूर से फूफो काम करती दिखाई दे गई थी। तुम ठीक हो? वो एक डिश की ड्रेसिंग करते हुए आहट से पे पलटी। वहीं जहान वाली आंखें, वहीं ना मुस्कुराहट। जी सॉरी, मैं दोपहर में जरा थकी हुई थी। नताशा से मिल ली? फूफो ने दूर लाउंज के सोफों पे बैठी खवातीन की जनिब इशारा किया। वो चौंकी। उसका नाम नताशा है? सरगोशी में पूछते वो बज़ाहिर चीजें उठा उठाकर फूफो को दे रही थी। हाँ, क्या हुआ? ओह, फूफो समझ गईं। अगर रूसी उसी खूबसूरत नाम से कुछ गलत मतलब लेते हैं तो इसमें उस नाम का क्या कसूर? कसूर तो रूसियों का है ना। सही, मगर रोहेल अचानक आ गया। अब्बा का रिएक्शन क्या था? अब वो वलीद की बातों के असर से ज़रा निकली थी तो उन बातों का ख्याल आया। वो इसीलिए बताए बगैर आया था। बस भाई ने थोड़ा बहुत झटका और फिर रोहेल ने माफ़ी मांग ली और नताशा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, सो भाई मांग गए। वो बेयकीनी से उन्हें देखे गई। इतनी आसानी से ये सब कैसे हुआ? याद है उसी शादी की वजह से अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था? ओवन में डिश रखकर ढक्कन बंद करते हुए फूफो ने गहरी सांस ली। तो फिर और क्या करते भाई? अब वो शादी कर चुकी थी और नताशा को मुसलमान कर ही चुका है, तो बस बात ख़त्म। रोहेलों का इकलौता बेटा है, पहलोठी की औलाद। ओवन का टाइम सेट करके वो उनकी तरफ पलटी तो उनके चेहरे पे एक थकान ज़दा मगर बेशिकवा मुस्कुराहट थी। वो उनका बेटा है हया, और बेटों के कसूर जल्दी माफ़ कर दिए जाते हैं, इसलिए पलटकाने को सिर्फ बेटियां होती हैं। कुछ था जो उसके अंदर टूट सा गया। फूफो अब काउंटर की तरफ चली आई थी। उसने बहुत से आंसू अंदर उतारे और फिर चेहरे पे ज़ाहिरी बशाशत लाकर उनकी तरफ पलटी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? और नूरबानो किधर हैं? वो डाइनिंग रूम में भाई वगैरह को चाय देने गई हैं। मैंने सोचा मैं खाने को आखिरी दफ़ा देख लूँ। खाने का काम औरत को करना चाहिए ताकि इसमें औरत के हाथ का जायका भी आए। तो नूरबानो है ना फुप्पो बेटा, औरत के हाथ का जायका सिर्फ उसकी फैमिली के लिए होता है। नूरबानो को बनाए खानों में उसके अपने बच्चों को जायका आएगा मगर उसके मालकों को नहीं। वो जहान की माँ थी, उनसे कौन बहस करता। वो वापस लाउंज में आकर बैठ गई। जहन में वलीद की बातें अभी तक गर्दिश कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। दरमियान में एक दफ़ा अब्बा उठकर किसी काम से आए तो उससे बुलाकर पूछा। लाही बख्श कह रहा था वलीदा तुम्हारा रास्ता रोका है। वलीद का नाम लेते हुए उनकी आंखों में बरहमी दर आई थी। वैसे वो नॉर्मल लग रहे थे, जैसे नताशा से कोई मसला ना हो। जी, वो धमकी दे रहा था कि अगर हमने उसके खिलाफ कोई इकदाम उठाया तो हम पे जाती हमला भी कर सकता है। अटक अटक कर उसने चंद फ़िक्रे जोड़े। मैं उसको देख लूँगा, अब अकेले बाहर मत जाना। अब्बा कहकर आगे बढ़ गए। अब क्या फ़ायदा, कल तो वैसे ही उसे इस्तांबुल चले जाना था। खाने के बाद सना ने उससे कहा कि वो तुर्की की तस्वीर दिखाए सबको। वो लैपटॉप लेने कमरे की तरफ जाने लगी तो इरम साथ ही आ गई। उसके सर में दर्द था और वो ज़रा सा लेटना चाहती थी। तुमने देखा आबदा चची और सहरिश कैसे फूफो के आगे पीछे फिर रही थी? उनके बेड पे तकिया दुरुस्त करके लेटती इरम बोली थी। सहरिश वाकई सारा वक्त सिर्फ फूफो से बातचीत करती रही थी। जैसे मुझे उनकी परवाह है। वो शाने उचकाकर लैपटॉप उठाए बाहर आ गई। जब वो लैपटॉप मेज पर रखे अपने साथ बैठी सना को तस्वीर एक एक करके दिखा रही थी तो नताशा सना के दूसरी जानिब सिंगल सोफे पे बैठे थे। वो ज़्यादा वक्त खामोशी रही थी। बस कभी किसी बात का जवाब दे देती, कभी मुस्कुरा देती।
और कभी अमेरिकियों के मखसूस अंदाज में नखरे से शाने उचका देती। 1 मिनट पीछे करना, वो बेवकदा की अपनी और डीजे की तस्वीर आगे करती जा रही थी। जब उसने नताशा को सीधा होते देखा, वो बेख्तियार रुकी, मुड़कर नताशा को देखा, फिर तस्वीर पीछे की। वो डीजे थी। अदा के बाजार का मंजर कब में जहान खड़ा बगी ज़बान से बात कर रहा था। वो बगी की सवारी से चंद मिनट कबल का फोटो था। वो तस्वीरें नहीं बनवाता था, मगर इत्तफाक से उस तस्वीर में वो नजर आ ही गया था। ये जहान है ना, नताशा जैसे खुशगवार हैरत से बोली। लाउंज में बैठी तमाम खवातीन रुक कर उसे देखने लगी। वो जरा आगे होकर बैठी, मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देख रही थी। तुम कैसे जानती हो? फाता ने अचंभे से उसे देखा। यह हमारे पास आया था, एक दफा नाइट स्टे किया था हमारी तरफ। बहुत स्वीट है ना? उसने तायदी अंदाज में हया को देखा। हया ने एक नज़र बाकी सब पे डाली और फिर इस बात में सर हिला दिया। वो कितना स्वीट है मुझसे बढ़कर कौन जानता है। हाँ, उसने बताया था। मुझे खुशी है कि तुम्हें याद रहा। पुप्पो मुस्कुराई थी। रोहेल से वो इन टच थी, मगर नताशा से नहीं, सो उन्हें अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स आंटी, उसने बिलखसूस बताया था कि वो रोहेल की बहन का शोहर है। तुम्हें कैसे भूल सकती थी? सहरिश ने अब्दा चची को देखा और अब्दा चची ने साइमा ताई को। चंद मुतजब्जुब निगाहों के तबादले हुए और जैसे लम्हे भर के लिए सब खामोश हो गए। पहली बार उसको नताशा बहुत अच्छी लगी। वलीद की बातों से कफ दूर हो ज़रा कम हो गई और वो इन्हें बाकी तस्वीर दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो इरम के बेड पे बैठी उसके मोबाइल को कान से लगाई दबी दबी गुस्सीली आवाज़ में से बात कर रही थी। ये लड़की भी ना, हया ने बेमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। इरम उसे देखकर तेजी से विदाई कलमात कहने लगी। प्लीज़ कॉल लो क्लियर मत करना, मेरे अहम नंबर ज़ाया हो जाएंगे। उसने अभी अभी कॉल काटी ही थी कि हया ने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ा दिया। इरम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फ़ोन उसको वापस कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। हया ने कॉल लॉग चेक किया, उसी नंबर पे जो उसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज भी महफूज कर रखा था। इरम ने आधा घंटा बात की थी, 30 मिनट और 50 सेकंड। चूंकि नंबर फ़ोन बुक में महफूज नहीं हुआ, सो इरम को नंबर मिलाते मालूम हो न सका कि यह नंबर उसी फ़ोन में पहले से दर्ज है। वो तासुब भरी गहरी सांस लेकर रह गई। ये लड़की पता नहीं क्या कर रही थी। आयशा गुल कहती थी, अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश वो ये बात इरम को समझा सकती। वो वापस लाउंज में आई तो बातों का दौर वैसे ही चल रहा था। फिर साइमा ताई ने एकदम उसे मुखातिब किया। जहान की वापसी का क्या प्रोग्राम है हया? शायद ये जताना मकसूद था कि उसे जहान की खबर तक नहीं। उसने बहुत जब से गहरी सांस ली। सबीन पप्पो भी उठकर किचन तक गई थी। कल मैं इस्तांबुल जा रही हूँ ना, तो फिर हम देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सहरिश ने बहुत सादगी से पूछा। उसे लगा सब मिलकर उसकी तहकीर कर रहे हैं। कुछ नहीं कह सकती, जहान के प्रोग्राम पर मुनहसर है। उसने बेपरवाही से शाने उचकाए। शायद हफ्ता लग जाए, फिर हम साथ ही वापस आएंगे। उसके लहजे की मजबूती पे सब ने, हत्ता कि फातिमा ने भी उसे बेख्तियार देखा था। वो नज़रअंदाज करके सना की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो प्याली में पानी भर लाई थी और अपने पर्स से सुर्ख गुलाबी और कासनी नेल पॉलिश की शीशियां निकाल कर मेज पर रख रही थी। उसे मार्बल नेल पॉलिश लगानी थी और वो जानती थी कि हया से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। लगा कर दे रही हूँ, मगर वजू करने से पहले धो लेना। सब अभी तक उसे देख रहे थे, वो जैसे बेनियाज होकर हर नेल पॉलिश का एक एक कतरा पानी में टपकाने लगी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत पानी की सतह पर तैरने लगे। उसकी उम्मीदों और दावों जैसे बुलबुले। वो जानती थी कि वो बहुत बड़ी बात कह गई है। जहां तुर्की में नहीं था और वो उसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो उनको मजीद खुद पे हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो। उसके किन्हे पे सना ने अंगूठा पानी में डुबोकर निकाला तो नाखून पे तीनों रंगों का मार्बल प्रिंट छप गया था। वाह! सना 27 से अंगूठे के हर ज़ावी को देखने लगी। वो कुदरती सा डिज़ाइन था और बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिज़ाइन भी कितने खूबसूरत होते हैं ना, इंसान के डिज़ाइन से भी ज़्यादा खूबसूरत। रात देर से वो रुहेल के साथ तायाबा की तरफ गई थी ताकि जानने से कबल उनसे मिल ले और तबीयत भी पूछ ले। ताया की पट्टी बंधी थी और वो कदरे बेहतर लग रहे थे। तुम बहन भाइयों का भी आना जाना लगा रहता है, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा था। वो बेड पे तकियों से टेक लगा कर नींद दराज थे। परसों अगर उसे लगा था कि वो पहले जैसे तायाब फरकान बन गए हैं तो वो गलत थी। गो के सर दोहरी की दीवार गिर चुकी थी और वो नॉर्मल अंदाज में उससे बातचीत कर रहे थे। फिर भी पहली वाली बात ना थी। उसने अपने हिजाब से उनके जख्म को मरहम दिया था। ये वजह से पुरानी हो गई थी। फितरत कभी नहीं बदलती। और जहान का क्या प्रोग्राम है? जहान मेरे साथ ही वापस आएगा। ताया के जवाब में उसने जरा ऊंची आवाज में कहते हुए करीब बैठी साइमा ताई को फिर से सुनाया। ताई को जैसे यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने रुख फेर लिया। वापसी पे दोनों घरों का दरमियानी दरवाजा अबूर करते हुए रुहेल ने पूछा, साइमा ताई सो बता रही थी कि जहान तुम्हारे मुर्गे की जिद की वजह से छूट कर गया है? हाँ ने गहरी सांस लेते हुए दरमियानी दरवाजा लॉक किया और फिर रोहेल की तरफ मुड़ी। तुम्हारे एफएससी प्री इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स आए थे रोहेल?
मेरे मार्क्स वो ज़रा हैरान हुआ। 991 क्यों? और जब तुम्हारे 991 नंबर आए थे तो सहमति ने कहा था कि इस फेडरल बोर्ड वालों से पेपर्स गुम गए थे। सो उन्होंने रैंडमली मार्किंग करते हुए शेरनी की तरह नंबर बांटे हैं। और इस बात को खानदान वालों ने सुनकर तुमसे कहा था कि एक मिनट, मुझे तुम्हारे अल्फाज दोहराने दो। वो उसी शाम में पहली दफ़ा मुस्कुराई। तुमने कहा था सहमत आई इस दुनिया की सबसे झूठी खातून है। ओके ओके, समझ गया। रोहिल हंसते हुए सर झटक कर साथ पोर्च की तरफ बढ़ गया। 6 माह कबल उसने एक भयानक ख्वाब देखा था। उस वाहियात वीडियो की सीडी उसके घर पहुंच गई थी। इरम लाउंज में ज़मीन पर बैठी रो रही थी और ताया अब्बा रोहिल सब वहाँ मौजूद थे। तब उसने सोचा था कि रोहिल तो अमेरिका में है और फिर इधर कैसे आया, मगर जब रोहिल इधर आ गया था, उस भयानक मंजर के सारे किरदार यहाँ मौजूद थे। जब वो तुर्की से वापस आएगी तो क्या उसका इस्तकबाल उस ख्वाब जैसा होगा? इससे आगे वो क्या कुछ सोचना नहीं चाहते थे।